साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, कई बार आप सबके फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं कि हम बैंक में हैं, ऑफिशियल्स हैं और हमने लोन को जो है डिस्पर्स कर दिया, या कई बार हमने किसी डॉक्यूमेंट पे जो है निर्भर किया, वो डॉक्यूमेंट जो है फॉर्ज है और अल्टीमेटली हम बोनाफाइड हैं, हमारी गलती नहीं है और हम अच्छे परिवार से भी हैं, हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे दफ्तर में जो है पुलिस आ गई या सीबीआई आ गई। उन्होंने जो है हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, हम घबरा गए, हम उत्तर नहीं दे पाए और जांच के नाम पर जो है हमें वो अपने इंस्टीट्यूशन में जो है लेकर आ गए। हमको डराया गया, धमकाया गया और हम पर दबाव बनाया गया कि आप कन्फेस कर लो। भाई, हमारे माइंड में एक ही बात थी कि हम कन्फेस करें क्यों, हमने गलती की नहीं है। तो हमको प्रलोभन दिया गया कि अगर आप कन्फेस करोगे तो आप बच जाओगे, और हमको ये तक कहा गया कि हमारे कुछ साथी जो हैं वो छोड़ दिए गए हैं इस पॉइंट पे कि उन्होंने कन्फेस कर लिया है एंड अल्टीमेटली दे आर विटनेस। तो इस तरह का एक सीन क्रिएट करके हमको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हम क्या करें, बचाव का रास्ता क्या होगा। ये बेसिकली प्रॉब्लम है जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है और अब वक्त है इस प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपको देने का। तो आप स्थिति को जो है नोट डाउन करते हुए चलिए और एक एक पॉइंट पर जो है अपन काम करेंगे। क्लियर है साथियों। बेसिकली एक केस को जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सबके साथ। ये केस नहीं है, बेसिकली कुछ आरोपी गण की स्टोरी है और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बचाव के पक्ष में यह एक महत्वपूर्ण स्थिति लेकर आई है, जिसके जरिए अगर कोई व्यक्ति गलत रूप से केस में आरोपित हो जाता है, फंस जाता है, देन डेफिनेटली व्हाइल रिलाइंग ऑन द गाइडलाइंस ही कुड हैव सक्सेस। पर ये गाइडलाइंस काम किसके आएगी? क्वेश्चन मार्क यही तो है, क्या मर्डर केस में काम आएगी, क्या रेप केस में काम आएगी, या किसी अन्य केस में काम आएगी? साथियों, जो ये कंसर्न गाइडलाइंस है महत्वपूर्ण है उन सभी व्यक्तियों के लिए जो कि ट्रैप नहीं हुए हैं, पर उनके विरुद्ध जो है आरोप है कि आपने वित्तीय अनियमितता करी है और आपने जो है क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है, जो कि एक ऑफेंस है धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट के तहत। जहाँ तक आती है बात वित्तीय अनियमितताओं की, जिससे जुड़े हुए सब्जेक्ट है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, तो वहाँ पर धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी पीसी एक्ट लगा दिया जाता है। इसके अलावा धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पीसी एक्ट भी लगा दिया जाता है, जो रिसेंट ट्रेंड है, और इसके अलावा धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पीसी एक्ट का भी लगा दिया जाता है। तो कुल मिला के लोक सेवक के लिए बड़ी परेशानी ये है कि उसने गलती नहीं करी है, पर इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया और इस तरह के सिनेरियोज क्रिएट कर दिए बाय द वर्च्यू ऑफ विच द कंसर्न सीबीआई और द कंसर्न पुलिस इज़ विलिंग टू शो कि इतना बड़ा स्कैम हो गया और ये लोग जो है पैसा खा गए, इन्होंने गलत काम जो है किए हैं, बैंकिंग सेक्टर में रहते हुए नुकसान पहुंचाया बैंक को, इनके विरुद्ध जो है सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथियों, ऐसा एक मैटर जो है डील करा ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने। सेम का सेम स्टोरी, सेम का सेम यही केस। आरोप ये था कि जो कंसर्न बैंक मैनेजर हैं, जो इनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं और जो अदर कल्प्रिट्स हैं, मीन्स जो बेनिफिशियरी हैं लोगों के, इन्होंने प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, जो बैंकिंग प्रोसेस के लूप होल से उसका फ़ायदा उठाया। अल्टीमेटली इन्होंने कई क्राइम जो है किए। क्राइम नंबर 1 कि जो केवाईसी वेरिफिकेशंस था उसको नहीं किया गया, स्पॉट वेरिफिकेशंस था उसको नहीं किया गया, जो कंसर्न प्रॉपर्टीज़ थी उसको ओवर वैल्यूएशंस किया गया। चौथा आरोप था कि इन्होंने कंसर्न सर्टिफिकेट्स जो कि इंडिकेट करते हैं किसी कंपनी की वैल्यूएशंस को, उसको फॉर्ज किया। नंबर 5, कुछ ऐसी कंपनियां थी जो अस्तित्व में नहीं है पर उसको अस्तित्व में शो करके उनके बिहाफ पर जो है लोन ले लिया और अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे लोन अमाउंट को इन लोगों ने हजम कर लिया। ये इन पर आरोप था। और ये भी आरोप था कि जो पर्सनल लोन होते हैं, मीन्स होम लोन, कार लोन, उसको लेकर भी जो कंसर्न पैसा था उसको डाइवर्ट कर लिया और अपने यूज़ में ले लिया। कुल मिला के एक बड़ा स्कैम हो गया और नुकसान जो बैंक का हुआ है वो हुआ है करोड़ों का। साथियों, वैसे भी हम सब जानते हैं कि बैंक जो है डूब रहे हैं और बैंकों को डुबोने में जो लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो देश से जो है फरार हो जाते हैं। पर ये जो है देश में रहे, सीबीआई के हत्थे चढ़ गए, अल्टीमेटली इन पर कानूनी कार्रवाई जो है स्टार्ट हो गई। तो सीबीआई बहुत खुश थी कि अब तो ये बचेंगे नहीं और ये आरोप जो है हम प्रमाणित कर देंगे, अल्टीमेटली इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। साथियों, जब भी सीबीआई कार्रवाई करती है ऐसे मामलों में तो वहाँ पर रिपोर्ट का एक अहम स्थान है। इस मामले में जो है रिपोर्ट पेश हुई, पर ये रिपोर्ट किसने पेश करी? खुद बैंक के ऑफिशियल्स ने, जो सब्सिक्वेंटली पिक्चर में आए थे। इन्होंने सारी गतिविधियों को देखा और ये उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर बहुत गलत तरीके से लोन का डिसबर्समेंट हुआ है और लोन का जो है डाइवर्जन हुआ है और अल्टीमेटली इस सारे पैसों को जो है इन लोगों ने हजम कर लिया। और इसमें बैंक के कर्मचारी जो पूर्व में कार्यरत थे
वो भी जो है मिले हुए थे। इस रिपोर्ट को जो है सीबीआई ने वेरीफाई किया सीबीआई के हिसाब से, और अल्टीमेटली जो कंसर्न आरोपी गण थे उनको सम्मन किया, पूछताछ शुरू हुई, कुछ को जो है ड्रॉप कर दिया, कुछ को जो है बना लिया विटनेस, और कुछ को जो है कर दिया प्रोसिक्यूट। और ये अप्रोच जो है बहुत गलत मानी कोर्ट ने भी, कि ये चक्कर क्या भाई, आपकी मर्जी हुई तो किसी को भी आपने बना दिया गवाह, आपकी मर्जी हुई तो किसी को बना दिया आपने आरोपी, आपकी मर्जी हुई तो किसी को भी आपने ड्रॉप कर दिया। ये पिक एंड चूज थ्योरी जो है अच्छी बात नहीं है। सीबीआई बहुत रिफाइंड इंस्टीट्यूशन है, और ऐसे मैटर जो बहुत सीरियस हैं, ऐसे क्राइम इसका कोई सिरा नहीं है, उसको सुलझाने के लिए इस एजेंसी की जो है हेल्प ली जाती है। पर यही एजेंसी गलत बिहेवियर करेगी या जो कानून के नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं करेगी तो काम नहीं चलेगा। अल्टीमेटली जो जस्टिस सिस्टम है वो अफेक्ट होगा, और लोगों का विश्वास जो है वो भी अफेक्ट होगा। जिस कारण से इसी फैसले में कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी दी है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने। जजमेंट है अप्रैल 2025 का, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। साथियों, इस कंसर्न मामले में जो कंसर्न आरोपी गण थे ये चार्जशीट में, और जो बेसिस था प्रोसिक्यूशन का वो था धारा 420 आईपीसी, धारा 120 भी आईपीसी, धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट, धारा 471, धारा 468 आईपीसी है। कुल मिला के ये आरोप था कि आप सबने कॉन्स्पिरेसी करी, आप सबने बैंक को चीट किया, और इस कॉन्सिक्वेंसेज में आपने फॉर्जरी भी कमिट करी है। जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट थे उसको एज अ जेन्युइन जो है यूज़ किया, और जो लोक सेवक थे उन्होंने क्रिमिनल मिसकंडक्ट भी जो है कमिट किया। यहाँ पर ट्रायल जो है चली आरोपी गण की, इन्होंने जो है स्पष्टीकरण दिया हर एक पॉइंट पे, पर ट्रायल कोर्ट ने अगेन जो है ड्यूअल पैरामीटर लिए, फिर से कुछ को जो है बरी कर दिया, और जो कुछ आरोपी थे उन्हें कन्वर्ट कर दिया। अब मामला जो है गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो समझ में आती है मुझे, और आपको भी जो है समझनी होगी, कि सेम सेट ऑफ एविडेंस पे कुछ तो बरी हो गए और कुछ को जो है कन्विक्शन हो गया। तो क्या एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस आपको ये फैसला ट्रायल कोर्ट का सही दिखाई देता है? उत्तर है नहीं। इनका कहना यह था कि हमारे पर प्राइम एलिगेशन ये कि आप लोगों ने फॉर्जरी करते हुए फिक्टिटियस कंपनियां जो है क्रिएट कर दी, फिक्टिटियस जो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट थे उसको क्रिएट कर दिया, और भारी भरकम लोन जो है प्राप्त कर लिया। अगर फॉर्जरी हुई है तो उसका बेसिस क्या है? देयर मस्ट बी अ सिग्नेचर, देयर मस्ट बी अ सील टू सपोर्ट अ क्लेम और टू कॉज डैमेज टू पब्लिक और टू एनी प्राइवेट पर्सन। पर जब तक इस तरह की स्थितियां नहीं है या इस तरह के पैरामीटर्स रिकॉर्ड पे नहीं है तो ये नहीं कह सकते कि फॉर्जरी जो है कमिट हुई है। और फॉर्जरी को प्रूव करने के लिए जहां पर साइनों की फॉर्जरी है, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ये है कि किसी एक्सपर्ट के बयान कराए जाए, और इस कैटेगरी में जो एक्सपर्ट आते हैं उन्हें हम कहते हैं हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, जिसके लिए गाइडलाइंस बहुत बार जो है प्रोपाउंड करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एंड वेरियस हाई कोर्ट ने भी। और बार बार यही व्यू निकल के आता है कि जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, भले ही यह एक साइंटिफिक एविडेंस है, पर इसके बावजूद भी कंसर्न एक्सपर्ट को कोर्ट में आना पड़ेगा, अपने बयान देने होंगे और उसको टेस्टिफाई करना होगा रिगार्डिंग हिज रिपोर्ट। अगर वो नहीं आता है, रिपोर्ट को जो है वो टेस्टिफाई नहीं कर पाता है, तो ऐसे सिनेरियो में उस रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाएगा। वही इस केस में हुआ। इनका कहना यह था कि फर्म जो है अस्तित्व में है, सीबीआई जांच कर ही नहीं पाई। अगर फर्म जो है अपना एड्रेस चेंज कर लेती है और कहीं और चले जाती है तो उसमें हमारा फॉल्ट क्या है? इनका कहना यह है कि कोई भी हमने फिक्टिटियस लोन नहीं दिया है, जो भी लोन दिए हैं उसका ड्यू यूज़ जो है करा है इंस्टीट्यूशन ने। अल्टीमेटली वो अमाउंट जो है रिफंड भी कर दिया, और जो कंसर्न लोन अकाउंट था वो सेटल भी हो गया। उसके लंबे टाइम बाद जो है आप जांच कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोन अमाउंट के पेटे जो परचेजिंग हुई है वो कहाँ गई, तो उसका जस्टिफिकेशन कौन देगा? कंसर्न परचेजर। पर पॉइंट ये है कि जो भी अमाउंट दिया गया उस अमाउंट का सदुपयोग हुआ है। अगर अमाउंट नहीं दिया जाता या उसका दुरुपयोग होता तो तत्समय जांच हो गई होती, पर चूँकि अमाउंट दिया गया, लोन के पेटे जो है हमको वापस से ईएमआई मिल भी गई और अल्टीमेटली जो है ये अकाउंट जो है सेटल भी हो गए। ऐसे सिनेरियो में हमने कोई भी गलत काम नहीं करा है और हमको रॉन्गली जो है इम्प्लीकेट किया गया है। साथियों, एक छोटी सी बात समझिएगा कि बैंक जो है वो कई प्रकार से आपकी हेल्प करता है। आपको लोन दे रहा है, आपको ओडी दे रहा है, आपको कई ट्रांजेक्शन बेनिफिट्स दे रहा है, पर कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो है अमाउंट नहीं चुका पाते हैं या अमाउंट चुकाने में देरी हो जाती है। इसका प्रभाव ये पड़ सकता है कि बैंक जो है वो रिकवरी स्टार्ट कर सकता है, या बैंक जो है आपको एनपीए कर सकता है, और बाद में आपने अमाउंट चुका दिया और अपने अकाउंट को जो है सेटल कर लिया। देन क्या है ये? इट इज़ बेसिकली अ सिविल डिस्प्यूट। देयर इज़ नथिंग रिगार्डिंग द फॉर्जरी, नथिंग रिगार्डिंग द चीटिंग, नथिंग रिगार्डिंग द क्रिमिनल मिसकंडक्ट। पर इस तरह के माहौल में सीबीआई ने जो केस बनाया है, कोर्ट ने कहा वास्तव में जो है आपकी दाद देनी पड़ेगी। कोर्ट ने नटसेल में केस को स्पेसिफिक कर दिया। उनका कहना कि मोटिव ऑफ क्राइम क्या है? ओवर वैल्यूएशन, दूसरा है डिसबर्समेंट, और इसके साथ साथ है फॉर्जरी,
बेसिक इसका एजेंडा क्या है, बैंक को लॉस पहुंचाना और खुद को जो है फ़ायदा पहुंचाना। और मोड क्या है, फिक्टिटियस डॉक्यूमेंट तैयार करना, जो मैंने आपको लिखाया भी है, ओवर वैल्यूशंस करना, ओडी की लिमिट को जो है गलत तरीके से बढ़ाना, और बेसिकली जो कंसर्न अमाउंट दिया है आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसका कहीं और मिसयूज़ हो गया और अमाउंट जो है यहाँ पर डाइवर्जन हो गया। तो ये किस्सा बताया गया इस पूरे केस के अंदर। पर सबसे हैरानी की बात वही थी जो मैंने आपको बताया है, सेम सेट ऑफ एविडेंस पे कुछ आरोपी बरी हो गए और कुछ को जो है सजा हो गई। तो कोर्ट ने कहा यह गलत है एंड इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। तो कोर्ट ने कहा कि अगर किसी केस को प्रूव करना है तो ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की है, जहाँ पर प्रिजम्पशन है वहाँ पर अक्यूज को जो है रेस करना है संभावित बचाव, ताकि प्रिजम्पशन को जो है वो रिब्यूट कर सके, और जैसे प्रिजम्पशन को रिब्यूट करेगा तो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा परिवादी के ऊपर। पर जहाँ पर प्रिजम्पशन की थ्योरी नहीं है, खासकर बात हुई यहाँ पर फॉर्जरी की, चीटिंग की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट की, तो ऐसे सिनेरियो में बर्डन जो है प्रोसिक्यूशन पे, और बर्डन जो है हैवी है, मींस दे हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। और उसको स्टैंड करने के लिए इनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ऑक्यूलर एविडेंस जो है रखनी पड़ेगी। चूँकि पूरा का पूरा मामला जो है डॉक्यूमेंट्री है, तो ऐसे सिनेरियो में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है प्राइमरी एविडेंस थी। तो इस केस में कोर्ट ने 4 बातें जो है ऑब्जर्व करी कि जो मटेरियल डॉक्यूमेंट है, मींस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है पेश नहीं हुए, महत्वपूर्ण गवाह जो है पेश नहीं हुए, और जो एविडेंस पेश हुई है उससे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते फॉर्जरी का, चीटिंग का या मिसअप्रोप्रिएशन का। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो लोन अमाउंट है वो सेटल्ड भी हो चुका है और अकाउंट जो है वो क्लोज भी हो चुके हैं। उसके बाद आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, कमियां निकाल रहे हो, तो ये अपने आप में इनलीगल है और ये एक्ट जो है जस्टिफाइड नहीं है। तो कोर्ट ने कहा स्पेसिफिक करते हुए कि सीबीआई जो है एक प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है और इसका काम क्या है कि जो मामले बहुत सीरियस हैं उसमें जांच करना, निष्कर्ष निकालना। पर अगर सीबीआई की अप्रोच जो है वो कैजुअल हो जाएगी तो ऐसे सिनेरियो में रूल ऑफ लॉ जो है वो अफेक्ट होगा। कुछ गाइडलाइंस कोर्ट ने दी है इसमें और स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं डायरेक्टर सीबीआई को टू फॉलो द सेम व्हाइल हैविंग द प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो कोर्ट ने जो है इस केस में बरी कर दिया आरोपियों को और कोर्ट ने लिखा कि कंसर्न केस जो है स्टैंड नहीं कर पाया कंसर्न प्रोसिक्यूशन। इसके विपरीत कंसर्न जो डिफेंस है उसका जो बचाव का बिंदु है वो काफ़ी प्रोबलाइजिंग कर रहा है और हम सब जानते हैं कि डिफेंस को जो है डाउट क्रिएट करने हैं इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। हमें हमारा केस जो है स्टैंड नहीं करना है। आप में से कई लोग क्या गलती करते हो कि एक एक पॉइंट पर जो है उत्तर बनाने बैठ जाते हो, बहुत गलत बात। देखो आप सब लोग स्कूल में थे, क्लियर है बात ये, तो आप सबको मालूम होगा कि हमें 3.5 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। तो पासिंग मार्क्स के लिए आपको 3.5 नंबर चाहिए और टॉप करने के लिए आपको 10 नंबर चाहिए। पर यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पासिंग मार्क पर ही जो है आप टॉप कर जाओगे यदि आपने ये बात समझ ली कि जो संभावित बचाव है वो इस तरीके का होना चाहिए कि केस में जो है वो डाउट क्रिएट कर दे या इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा कर दे कि जो भी अवधारणा है कोर्ट की, जो नेगेटिव रिमार्क्स केस में है वो अपने आप ही रिब्यूट हो जाए और स्वतः ही प्रोसिक्यूशन को उसके एलिगेशंस का उत्तर मिल जाए। अब जब भी इस तरह के मामले हैं और बैंक एम्प्लॉयज़ जो है इन्वॉल्व हो गए तो डरने के बजाय सबसे पहले एफआईआर पढ़ो। अगर आपने एफआईआर पढ़ ली, समझ ली, तो मैक्सिमम जो है आपने जंग जीत ली। दूसरी बात, उसमें आपका रोल क्या रहा है। तीसरी बात, जो रोल बताया जा रहा है वो किस सिनेरियो में इन्फ्रिक्वेंट को जो है इंडिकेट कर रहा है। चौथी बात, आपने डेलिबरेटली कोई एक्ट करा है या आप लापरवाह रहे। अगर आपने डेलिबरेटली कोई एक्ट नहीं करा है, आप सिर्फ लापरवाह रहे हैं, देन इट माइट बी अ केस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्शन बट इट कुड नॉट बी अ केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए यह आवश्यक है कि आपकी बैड इंटेंशन हो और आपने गलत जो है कार्य किया है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट बैड इंटेंशन। जब तक एक पूरा साइकिल जो है कंप्लीट नहीं होगा, पूरा कॉरम जो है कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसे सिनेरियो में ऑन मियर सरमाइसिस, मियर कंजेक्टर केस को लेके आना अपने आप में गलत है। प्रोसिक्यूशन को जोड़नी है कड़ी से कड़ी, क्लियर है। अगर वो कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी तो किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है साबित नहीं कर पाएगा। ड्यूटी दोनों स्थितियों में जो है प्रोसिक्यूशन पे है, उसको अपना केस जो है स्टैंड करना है, भले प्रिजम्पशन है चाहे प्रिजम्पशन नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर प्रिजम्पशन है तो हमें संभावित बिंदु क्रिएट करने हैं हमारे बचाव, जैसे इस केस में जो है क्रिएट हुए। सबसे पहली बात कि कोई भी रॉन्गफुल लॉस नहीं हुआ है, कोई भी स्पेसिफिक ऑडिट नहीं है और कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस जो है प्रोड्यूस नहीं हुआ है टू प्रूव फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो फर्म थी उन्हें कहीं और स्थापित कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो भी आरोप थे प्रथम दृष्टया उसके खंडन में पर्याप्त आधार जो है आरोपी के पास जो है अवेलेबल है। इस तरह के बिंदु को हम कहते हैं बचाव के बिंदु या संभावित बचाव की स्थिति। क्लियर है बात ये। अगर ये स्थिति आपकी मजबूत है फिर अपने को कोई जो है डरने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। मान लीजिए आपको लोन मिला बैंक से, क्लियर है, वो मिला कार के लिए और इस
लोन के पेटे जो है अमाउंट चला गया कंसर्न कार डीलर के पास में, और आपने डिस्काउंट ले लिया, और वो कार के पेटे अमाउंट गया 10 लाख का, आप कार लिया 8 लाख में, तो वो डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि आपने अमाउंट खा लिया। 10 लाख आपने लिए हैं, 10 लाख चुका दिया आपने। तो ऐसे सिनेरियो में जो कंप्लीट सेट ऑफ है या कंप्लीट जो क्लोजर हो गया अकाउंट का, जहाँ कोई आपकी नीयत पैसे खाने की नहीं है, पर फिर भी जो है केस बना दिया गया है, तो इस पॉइंट पर यह संभावित बचाव आपका होगा कि हमने कोई पैसा नहीं खाया, जो पैसा लिया वो पैसा चुका दिया। अब इनका पॉइंट ये है कि डिस्काउंट के नाम पर जो है हमने पैसा खा लिया है, ये किसी भी रूप में क्रिमिनल लायबिलिटी को इंडिकेट नहीं करता है, और ये भी इस केस में जो है ऑब्जर्व किया कोर्ट ने। इसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि केस का हो जाना और केस को लड़ना और केस में प्रॉपर जो है इम्यूनिटी क्रिएट करना, ये स्थितियाँ अलग अलग हैं। भाई उनका तो हमेशा ही आरोप ये रहेगा, भाई आपने गलतियाँ करी हैं, आपने बेईमानी करी है, आपने मनी डाइवर्जन कर दिया, पर हमको हमेशा ही केस को जो है कॉन्टेस्ट करना है ऑन पॉइंट ऑफ लीगल इम्यूनिटी, और लीगल इम्यूनिटी के लिए हमें प्रॉपर बचाव, प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है बना के चलनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, क्लियर है। दूसरी बात ये है कि आप प्रॉपर जो है रिप्लाई कर दें। तीसरी बात है कि आपको अगर बुला रहे हैं तो सम्मन के लिए आपके क्वेश्चनिंग क्या है उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। यू मस्ट नो दैट यू हैव अ राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट, और उसको भी जो है आप साथ लेके जा सकते हैं एडवोकेट को अपने। इसके अलावा अगर पनिशमेंट 7 ईयर तक है, सिर्फ मामला जो है चीटिंग के हद तक है, तो वहाँ पर धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS के तहत आपका अधिकार है टू गेट अ नोटिस, और उसके तहत जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती आपको। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जिसको दिमाग में सेटल कर लो आप, ताकि जब भी दिक्कत हो तो कम से कम इन पर रिलाई करके हम अपना लीगल इम्यूनिटी जो है तैयार कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जो है मैंने आपको समझाई, और किस तरह कॉन्टेस्ट करना है ये मैंने आपको समझाया। तो जब भी मामला हो, बिखरने की बजाय सिस्टमेटिक नोट्स आप रेडी कर लो, वर्कआउट आप कर लो, और अपना एक संभावित बचाव जो है बना के चलो। ऐसा बचाव जो प्रोबलाइजिंग हो, ये ध्यान रखना। बियॉन्ड डाउट आपको साबित नहीं करना बचाव अपना, इट मस्ट बी ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोबलाइजिंग। तो ऐसा करके हम इजीली जो है कॉन्टेस्ट भी कर पाएंगे, ऑन मेरिट्स हम सफलता भी जो है प्राप्त कर पाएंगे। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ।